जी। तो ये है हमारा वेक्टर्स के ऊपर लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने वेक्टर्स के अंदर स्टडी कर लिया कि एक्चुअली में इसके वेक्टर्स क्या होते हैं, और हमने ये भी स्टडी कर लिया कि हमारे पास एक्चुअली में वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अब हम चल रहे हैं वेक्टर की कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ, जैसे कि हम स्टडी करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका न्यूमेरिकल्स के लिहाज से भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर भी जब आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा और किसी भी ऐसी क्वांटिटीज की बात की जा रही होगी कि जो कि वेक्टर क्वांटिटीज होंगी और आपको उनके कंपोनेंट्स निकालने होंगे, तो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है ब्रेक द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, ब्रेक द वेक्टर इनटू इट्स x, y and z कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, एक वेक्टर a है मेरे पास, यहां से ये वेक्टर इस तरीके से गया है वेक्टर a। अब आप ये देखिए, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन वाली मैटर करती है। यानी आप ये मुझे बताइए कि ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है क्या वो x पर गया है, क्या है वो y पर गया है। तो आप बोलेंगे कि ये ना सिर्फ x पर गया है ना सिर्फ y पर गया है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो x पर भी ट्रेवल किया है और y पर भी ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली उसने x पर भी ट्रेवल किया और उसने वो y पर भी ट्रेवल किया है। तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर की कुछ वैल्यू है वो x एक्सिस के भी अलोंग है और वेक्टर की कुछ वैल्यू y एक्सिस के भी अलोंग है। तो मैं किस तरीके से निकाल पाऊं कि मेरे पास वेक्टर की कितनी वैल्यू x एक्सिस और कितनी वैल्यू y एक्सिस के अलोंग है। सही। तो आप ये देखिए, मैं इसको फॉल करूंगा x एक्सिस पर और इसको मैं लेकर आऊंगा x एक्सिस की तरफ और इसको फ्लो कराऊंगा x एक्सिस की तरफ। तो ये देखिए, ये मेरे y एक्सिस के पैरेलल है, ये है मेरे पास इस वेक्टर का y कंपोनेंट। ये जो y एक्सिस के पैरेलल रहा, ये जो y एक्सिस के पैरेलल रहा, ये है इस वेक्टर का y कंपोनेंट और ये है इस वेक्टर का x कंपोनेंट। ठीक है, ये रहा इस कंपोनेंट, इस वेक्टर का x कंपोनेंट। अब एक और मैं ले लेता हूं, जैसे यहां पर मैंने ले लिया मान लीजिए फोर्स, जो कि लगी है इस तरीके से। सही। मतलब मान लीजिए ऐसा सपोज कीजिए आप कि आपके पास कोई यहां पर शख्स मौजूद है और यहां पर कुछ मास है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, उसको ये शख्स इस तरीके से खींच रहा है और आगे की तरफ लेकर जा रहा है। तो लाजमी सी बात है, यहां पर ये फोर्स लगा रहा है। सही, फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे की तरफ। तो मैं बोलूंगा कि भाई हो एक्चुअली में ये रहा है कि ये मेरे पास फोर्स का x कंपोनेंट है और ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास फोर्स का y कंपोनेंट है। आप भी बोलेंगे बिल्कुल ऐसा ही है कि ये फोर्स का x कंपोनेंट और ये फोर्स का y कंपोनेंट। अब सवाल ये उठता है कि चले फोर्स तो मुझे दे दी गई कि फोर्स है मान लीजिए 20 न्यूटन की या 30 न्यूटन की या 40 न्यूटन की, जितनी भी फोर्स है हमें उससे मसला नहीं है। मसला नहीं है कि अगर मुझे पता चल रहा है कि y कंपोनेंट यहां पर ज्यादा काम कर रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा कि मेरे पास यहां पर y कंपोनेंट कितना है। तो उसको निकालने के लिए यहां पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी हमने आगे लेवल में पढ़नी है और, लेकिन अभी हम थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मैं बोल दूंगा कि ये मेरे पास है एंगल थीटा। सही। अब एक बात, मैं यहां पर एक एंगल बना लूं थीटा। अब आपको पता होगा कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी ट्रायंगल की वो होती है हाइपोटेनियस, और जो थीटा के सामने वाली होती है वो होती है परपेंडिकुलर और नीचे वाली होती है बेस। जो थीटा के सामने है वो परपेंडिकुलर है। सही। तो यहां पर थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है और थीटा के नीचे जो है वो बेस और लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेनियस। अगर मैं इस पर साइन थीटा लगाता हूं तो मुझे पता है कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनियस। देखिए ना, ये था हाइपोटेनियस, ये था परपेंडिकुलर, तो यहां पर ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेनियस। एफ वाई अपॉन एफ, एफ यहां डिवाइड हो रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और इतनी बात तो आप लोग खुद भी जानते होंगे, 11 में आए हो तो कुछ पढ़ लिख कर ही आए होंगे। तो एफ वाई कंपोनेंट निकल कर आ गया एफ साइन थीटा के बराबर। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं कि वो एफ वाई को ना, वाई कंपोनेंट को साइन थीटा के साथ याद कर लेते हैं कि भाई जब भी वाई कंपोनेंट आएगा तो आपने साइन थीटा लगा देना। ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा थीटा पर। अगर आप ऐसा करते हम कि हम थीटा यहां लगा देते, तो आप मुझे बताओ कि क्या अब परपेंडिकुलर पर वाई कंपोनेंट है? नहीं। अब अगर साइन थीटा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर पर एक्स कंपोनेंट आ रहा है और हाइपोटेन्यूज पर तो फोर्स ही आ रही है। तो याद रखो कि यहां साइन आएगा या कॉस आएगा, ये बात डिपेंड करती है कि थीटा आप कौन सा वाला ले रहे हैं। अगर थीटा आपने बोल दिया कि जिसके सामने वाई कंपोनेंट था तब तो वाई कंपोनेंट आ गया, कोई मसला नहीं है।
लेकिन थीटा अगर आपने वो लिया जिसके सामने एक्स कंपोनेंट था तब मसला है। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अच्छा, अब अगर क्योंकि मुझे निकालना रहेगा एफ एक्स कंपोनेंट, तो मैं लगा देता हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है, बेस देख लेते हैं थीटा के नीचे वाली एफ एक्स, हाइपोटेनियस कितना है एफ, एफ यहां डिवाइड हो रहा है यहां के मल्टीप्लाई। तो एफ एक्स कंपोनेंट निकल कर आ गया एफ कॉस थीटा, इतना निकल कर आ गया, सही। तो ये तो हमारे पास था कि हम किसी भी वेक्टर को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और बीइंग द पाकिस्तानी हमारे यहां लाइट चली गई है, पॉज कर दीजिए, दोबारा रिज्यूम कर लीजिए जी। तो हमने यहां पर जो है यहां तक अभी हमने स्टडी कर लिया कि हम किसी भी वेक्टर को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो जाए। सही, बस याद ये रखना है कि sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के और cos थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अगर इसमें गलती कर दी तो वैसे कंपोनेंट गलत बना दोगे तुम लोग। तो अब आगे देख लो, आगे की कहानी ये है कि हम ले लेते हैं एक कोर्स, हम एक सवाल लेते हैं। पर्सन exert a force of 50 Newton at an angle of 30 degree above the surface। जैसे न्यूमेरिकल कह रहे हैं और कह रहे हैं कैलकुलेट its x and y कंपोनेंट। तो ठीक है जी, हम बोलेंगे कि ये हमारे पास आ गया फोर्स, ये सरफेस से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, ये आ गया इसका y कंपोनेंट और ये आ गया इसका x कंपोनेंट। अब क्योंकि मुझे x और y कंपोनेंट निकालना है तो हम हमेशा थीटा के रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट से देखना है तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो sin थीटा। हम बोलेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ कितना रहेगा, एफ रहेगा हमारे पास, अब हमें फोर्स कितने की लेते हैं 50 न्यूटन की, ये लिख के भी देंगे। तो 50 न्यूटन की फोर्स लगी है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 याद रखो, साइन 30 होता है 0.5 के बराबर। तुम यहां रखोगे 0.5, जब 0.5 रखोगे तो 50 into 0.5 कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। वाई कंपोनेंट निकल कर आ गया। अब निकाल लो तुम एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब फोर्स फिर से कितनी है 50 न्यूटन। अब है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री को हम ऐसा सब cos 30 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री हमारे पास हो जाएगा 0.866। वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो cos 60 चेक कर लेते हैं। cos 60 आ रहा है हमारे पास 0.866 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 को 50 से तो आंसर आ रहा है 43.3 न्यूटन। इतना कंपोनेंट आ रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस पर और दूसरा कंपोनेंट आ रहा है हमारे पास वाई एक्सिस पर। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट को उसके एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।